जय भीम दोस्तों। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर आज के वीडियो में आपके साथ कुछ नई जानकारी साझा कर रहा हूं। इसका विषय है आधा राष्ट्र जंजीरों में, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के भारतीय महिलाओं की मुक्ति और सशक्तिकरण। ये पाठ कर्नल पृथ्वी राजकुमार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के भारतीय महिलाओं की मुक्ति और सशक्तिकरण के लिए किए गए अथक संघर्ष का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करता है। ये स्रोत महिलाओं की ऐतिहासिक गिरावट की पड़ताल करता है, ये दिखाते हुए कि किस प्रकार वैदिक काल में सम्मानजनक स्थिति से गिरकर बाद के ब्राह्मणवादी पितृसत्ता में उनका शोषण हुआ, जिसके लिए मनुस्मृति जैसे ग्रंथों को जिम्मेदार ठहराया गया है। कुमार साहिब का ये लेख रिथिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ बाबा साहिब डॉक्टर अम्बेडकर और अन्य हिंदू धार्मिक ग्रंथों के खास पाठों से लिए गए अंशों पर आधारित है। ये रचना इस बात पर जोर देता है कि अम्बेडकर ने महिलाओं के उत्थान को राष्ट्रीय प्रगति के लिए आवश्यक माना और उन्होंने श्रम सदस्य और कानून मंत्री के रूप में कई महत्वपूर्ण कानूनी और संवैधानिक सुधार पेश किए। सबसे क्रांतिकारी पहल हिंदू कोड बिल थी, जिसका उद्देश्य विवाह, संपत्ति और विरासत में महिलाओं को समान अधिकार देना था। हालांकि इसके विफल होने के विरोध में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अंत में स्रोत ये निष्कर्ष निकालता है कि महिलाओं की वास्तविक मुक्ति के लिए शास्त्रों की रूढ़िवादी सत्ता को चुनौती देना और अम्बेडकर के समानता के सिद्धांतों पर आधारित एक नए सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना आवश्यक है। नमस्कार। आज हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के विचारों की गहराई में उतर रहे हैं जी। खास तौर पर महिलाओं की स्थिति और उनकी मुक्ति के संघर्ष को लेकर जो उन्होंने काम किया। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमारे पास जो स्रोत हैं, खासकर हाफ द नेशन इन चेन्स के कुछ अंश, वो एक बहुत ही सशक्त तस्वीर सामने रखते हैं। बिल्कुल। और अम्बेडकर का जो मूल तर्क था वो बहुत साफ था। किसी भी देश की तरक्की इस बात से मापी जानी चाहिए कि वहां महिलाओं की क्या स्थिति है। सही। उनके लिए महिलाओं की आज़ादी सिर्फ कोई दया का विषय नहीं था, बल्कि ये तो सामाजिक न्याय और क्रांति का एक जरूरी हिस्सा था। हाँ, वो बार बार एक राष्ट्र एक जन की बात करते थे और ये सोचना भी मुश्किल है कि कोई राष्ट्र कैसे आगे बढ़ सकता है जब उसकी आधी आबादी ही एक तरह से बंधनों में हो। बिल्कुल सही। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, कैसे प्राचीन भारत में महिलाओं का दर्जा गिरा, फिर अम्बेडकर ने धार्मिक ग्रंथों की, खासकर मनुस्मृति की आलोचना क्यों की, और उन्होंने बदलाव लाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए। और इसमें हिंदू कोड बिल की जो अहमियत है और वो चुनौतियां जो स्रोत बताते हैं कि आज भी बनी हुई हैं, उन पर भी बात करना जरूरी है। हाँ, ये समझना होगा कि अम्बेडकर की लड़ाई सिर्फ कुछ कानून बदलने की नहीं थी, ये पूरी सोच बदलने की थी। चलिए तो शुरू करते हैं इस बात से कि स्रोत प्राचीन भारत की क्या तस्वीर दिखाते हैं। कहा जाता है कि शुरुआती वैदिक काल में महिलाओं का सम्मान और दर्जा पुरुषों के बराबर था। हाँ, ऐसा जिक्र मिलता है कि शुरुआती दौर में स्थिति काफी बेहतर थी, उन्हें शिक्षा और स्वतंत्रता दोनों हासिल थी। लेकिन फिर ये स्थिति बदली कैसे, गिरावट कैसे आई? एकदम से तो नहीं हुआ होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत यही बताते हैं कि ये गिरावट अचानक नहीं हुई, ये धीरे धीरे हुआ, एक व्यवस्थित तरीके से। अच्छा। हाँ, बाद के वैदिक काल में और खासकर जब ब्राह्मणवादी पितृसत्ता मजबूत हुई, हाँ, तो महिलाओं की स्थिति को जानबूझकर नीचे लाया गया। उन्हें धीरे धीरे शिक्षा से, संपत्ति के अधिकार से, सार्वजनिक जीवन से वंचित किया गया और उन्हें शूद्रों के बराबर या कभी-कभी उससे भी नीचे समझा जाने लगा। जी बिल्कुल। स्रोत कुछ बहुत चौंकाने वाले उदाहरण भी देते हैं इस बारे में। जैसे कुछ उपनिषद हैं जहां महिलाओं और शूद्रों को पवित्र मंत्र सिखाने पर रोक है। भगवत गीता में भी एक जगह महिलाओं को वैश्यों और शूद्रों के साथ रखा गया है, पाप योनि के तौर पर। बाप रे, तो ये सिर्फ सामाजिक रीति रिवाज नहीं थे, इनको एक तरह से धार्मिक मान्यता दी जा रही थी। सही कहा, बिल्कुल। कुछ पुराणों में तो पत्नियों के लिए ऐसे नियम बताए गए हैं जो उन्हें लगभग दास्ता की स्थिति में डाल देते हैं। जैसे पति को देवता मानना, उसका बचा हुआ खाना, हर आज्ञा तुरंत मानना, यहाँ तक कि पति के पैर धोकर वो पानी पीना। ओह! रामचरितमानस के एक अंश का भी जिक्र आता है, हालांकि उसकी व्याख्याओं पर काफी बहस है, पर उसमें भी महिलाओं को ताड़न के अधिकारी बताया गया है। हाँ, सुना है। इन सब का कुल मिलाकर असर ये हुआ कि महिलाओं की अपनी पहचान, उनकी गरिमा, वो सब धीरे धीरे छीन ली गई। उन्हें अधीनता का जीवन जीने को मजबूर कर दिया गया। और फिर आती है मनुस्मृति। अम्बेडकर इसे महिलाओं की इस दुर्दशा का एक बड़ा कारण मानते थे। जी हाँ, बिल्कुल। मनुस्मृति, जो एक प्राचीन हिंदू कानूनी ग्रंथ है जिसने सामाजिक नियमों को संहिताबद्ध किया।
अंबेडकर क्यों मानते थे कि ये ग्रंथ इतना प्रभावशाली और हानिकारक था? देखिए, अंबेडकर का विश्लेषण ये था कि मनु ने महिलाओं को स्वाभाविक रूप से अविश्वसनीय, चंचल और पुरुषों पर निर्भर बताया। अच्छा। मनुस्मृति ने साफ कहा कि महिला बचपन में पिता, जवानी में पति और बुढ़ापे में बेटे के अधीन रहनी चाहिए। मतलब वो कभी स्वतंत्र हो ही नहीं सकती। यानी पूरी जिंदगी किसी न किसी पुरुष के नियंत्रण में। बिल्कुल। और उन्हें संपत्ति से, शिक्षा से, यहाँ तक कि स्वतंत्र रूप से धार्मिक अनुष्ठान करने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। मतलब ये सिर्फ सामाजिक दबाव नहीं था, इसे बाकायदा कानून का रूप दे दिया गया था। हाँ, कानून का रूप दे दिया गया था। यहाँ तक कि पति को पत्नी को शारीरिक दंड देने की अनुमति भी थी। मनुस्मृति में इसका जिक्र है, रस्सी या बांस से। और तलाक का कोई प्रावधान ना होना। ये तो महिलाओं को एक तरह से स्थायी गुलामी में बांधने जैसा था। एकदम। अंबेडकर का सबसे तीखा तर्क यही था कि मनु ने ये सब जानबूझकर किया। ये सिर्फ महिलाओं के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं था। तो क्या था? अंबेडकर इसे वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने की एक सोची समझी रणनीति मानते थे। अच्छा, कैसे? महिलाओं की स्वतंत्रता, खासकर उनकी अंतर्जातीय व्यवहार करने की आज़ादी या फिर बौद्ध धर्म जैसे समानतावादी विचारों को अपनाने की उनकी आज़ादी, ये सब वर्ण व्यवस्था के लिए खतरा थी। हाँ, समझ में आ रहा है। इसीलिए मनु ने उन पर इतने कड़बंधन लगाए। अंबेडकर ने इसे राक्षसी तक कहा था। स्रोत कुछ और प्रथाओं का भी जिक्र करते हैं जो काफी परेशान करने वाली हैं, जैसे महाभारत में माधवी का किस्सा। हाँ, माधवी का किस्सा, जिसे उसके पिता ने गुरु को दे दिया और फिर उसे अलग अलग राजाओं को सौंपा गया। और वो तथाकथित देवों का अधिकार, जिसमें पुजारी महिलाओं के साथ संबंध बनाने का हक जताते थे। जी, अच्छी संतान के नाम पर। अंबेडकर ने तो हिंदू विवाह की सप्तपदी रस्म को भी इससे जोड़ा था। उनका मानना था कि 7वें कदम तक दुल्हन पर पुजारी का अधिकार हो सकता था। ये विचार कितना अपमानजनक है। बिल्कुल। हाँ, और मनु ने ब्राह्मणों को भूदेव यानी पृथ्वी का देवता बताकर स्थिति को और जटिल बना दिया। उसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये निकाला गया कि उनका दूसरी जातियों की महिलाओं पर भी अधिकार है। कुछ यूरोपीय यात्रियों ने मालाबार जैसी जगहों पर पहली रात का अधिकार जैसी प्रथाओं का वर्णन भी किया है। क्या मतलब शादी के बाद पहली रात दुल्हन को पुजारी के साथ बितानी पड़ती थी? हाँ, ऐसा दर्ज किया गया है। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी का 1869 का महाराजा लिबिल केस भी इसी तरह के शोषण से जुड़ा था, जहां वैष्णव पुजारियों ने ऐसा अधिकार जताया था। ये तो बहुत ही भयानक है। बिल्कुल। तो अंबेडकर के लिए ये दोहरा अन्याय था, चोट भी और अपमान भी। चोट क्योंकि महिलाओं को ज्ञान से वंचित किया गया। हाँ। और अपमान क्योंकि शिक्षा न देने के बाद उन्हें आध्यात्मिक रूप से भी कमतर आंका गया। मतलब समाज और धर्म दोनों में दोयम दर्जा। बिल्कुल सही। और इसी के विपरीत अंबेडकर ने बौद्ध धर्म की ओर इशारा किया। हाँ। स्रोत बताते हैं कि बुद्ध महिलाओं को पुरुषों से कमतर नहीं मानते थे, ना बुद्धि में ना चरित्र में। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, बुद्ध ने महिलाओं को भिक्षुणी बनने और संघ में शामिल होने की अनुमति दी। भिक्षुणी के तौर पर? जी हाँ, भिक्षुणी के तौर पर। ये उस जमाने में एक क्रांतिकारी कदम था। इसने महिलाओं को वो अधिकार लौटा दिए जो मनु ने छीना था। ज्ञान का अधिकार, अपनी आध्यात्मिक क्षमता को पाने का अधिकार। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। एक तरफ मनु है जो महिलाओं को ज्ञान और स्वतंत्रता से वंचित कर रहे हैं, दूसरी तरफ बुद्ध उन्हें आध्यात्मिक रास्ते पर पुरुषों के बराबर मान रहे हैं। हाँ, अंबेडकर के शब्दों में बुद्ध ने एक झटके में भारत में महिलाओं के लिए क्रांति और मुक्ति दोनों ला दी। और इसी समझ ने शायद अंबेडकर को प्रेरित किया कि वे महिला मुक्ति को अपने मिशन का केंद्र बनाएं। बिल्कुल। उन्होंने सिर्फ लेख नहीं लिखे या विश्लेषण नहीं किया, बल्कि जमीन पर काम किया। हाँ, उन्होंने महिलाओं को महाड़ सत्याग्रह और कालाराम मंदिर प्रवेश जैसे आंदोलनों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। जी हाँ। और 1942 में नागपुर में हुआ अखिल भारतीय दलित वर्ग महिला सम्मेलन, वो तो एक मील का पत्थर था। बिल्कुल। सोचिए, करीब 25,000 महिलाएं वहां इकट्ठा हुई और उन्होंने मांगे रखीं तलाक का अधिकार, बहुविवाह का अंत, काम करने की बेहतर स्थितियां, मातृत्व लाभ, शिक्षा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व। ये आज भी कितनी प्रासंगिक है। उसी सम्मेलन में अंबेडकर ने वो प्रसिद्ध बात कही थी, मैं किसी समुदाय की प्रगति इस बात से मापता हूं कि वहां की महिलाओं ने कितनी प्रगति की है। बिल्कुल। उन्होंने महिलाओं से कहा कि वे शिक्षा को महत्व दें, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने तक शादी न करें, बड़े परिवारों से बचें और शादी में बराबरी का दावा करें, पति की दोस्त बने, गुलाम नहीं। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय। और जब उन्हें मौका मिला वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री के तौर पर, हाँ,
तब उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की बल्कि ठोस कानून बनाए। हाँ, उन्होंने क्या क्या किया था ये जानना दिलचस्प है। उन्होंने कई बड़े और महत्वपूर्ण कदम उठाए, जैसे समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत लागू करवाया। अच्छा। काम के घंटे 14 से घटाकर 8 करवाए, वेतन के साथ मातृत्व अवकाश सुनिश्चित किया। ये सब आज हमें सामान्य लगता है, पर तब ये बड़े सुधार थे, बहुत बड़े। कामकाजी महिलाओं के लिए क्रेच यानी शिशुगृह और हॉस्टल बनवाएं। कोयला खदानों में महिलाओं के भूमिगत काम करने पर जो रोक थी उसे कुछ समय के लिए हटाया भी था, हालांकि बाद में सुरक्षा कारणों से फिर रोक लगी। और उन्होंने श्रम कानूनों में सुधार किए, कल्याण कोष बनाए, रोजगार कार्यालय खोले, कैंटीन की व्यवस्था करवाई। ये सब महिला श्रमिकों को गरिमा और सुरक्षा देने वाले कदम थे। मनु की जो दमनकारी विरासत थी उसे खत्म करने की दिशा में ये व्यवहारिक कदम थे। ये वाकई प्रभावशाली है। ये दिखाता है कि वो सिर्फ समस्या का विश्लेषण नहीं कर रहे थे, बल्कि उसका समाधान भी ढूंढ रहे थे और मौका मिलने पर उसे लागू भी कर रहे थे। बिल्कुल। और फिर आया भारतीय संविधान, जिसके वो मुख्य वास्तुकार थे। उन्होंने संविधान में महिलाओं के अधिकारों को कैसे सुनिश्चित किया? संविधान पर अंबेडकर के विचारों की छाप बहुत स्पष्ट दिखती है। अनुच्छेद 14 से 16 जो समानता की गारंटी देते हैं और लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकते हैं। हाँ। फिर अनुच्छेद 15(3) है जो राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति देता है। अच्छा। अनुच्छेद 23 तस्करी और जबरदस्त श्रम पर रोक लगाता है। अच्छा। अनुच्छेद 39 कहता है समान काम के लिए समान वेतन हो, आजीविका के समान अवसर हों। अच्छा। अनुच्छेद 42 काम की मानवीय दशाएं और मातृत्व राहत सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। और अनुच्छेद 51(a)(e) तो हर नागरिक का कर्तव्य बताता है कि वो महिलाओं का अपमान करने वाली प्रथाओं को त्यागे। जी। साथ ही पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण यानी अनुच्छेद 243D और 243T, ये भी एक बड़ा कदम था। ये सब मिलके एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अंबेडकर ये भी जानते थे कि सिर्फ संविधान बना देना काफी नहीं है। व्यक्तिगत कानूनों में, पर्सनल लॉज में सुधार बहुत जरूरी था, खासकर हिंदू समाज में महिलाओं की स्थिति को बदलने के लिए। और यहीं पर हिंदू कोड बिल की भूमिका आती है, जिसे लेकर इतना विवाद हुआ था। बिल्कुल। अंबेडकर इस बिल को बहुत ज्यादा अद्वितीय महत्व का मानते थे। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि लिंग के आधार पर असमानता को बनाए रखना संविधान का मखौल उड़ाना है, जैसे गोबर के ढेर पर महल बनाना। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बिल सीधे उन व्यक्तिगत कानूनों पर चोट कर रहा था जो सदियों से महिलाओं को संपत्ति में, उत्तराधिकार में, विवाह, तलाक, गोद लेने जैसे मामलों में पुरुषों से कमतर रखते थे। तो इसका मकसद क्या था? बिल का मकसद इन बिखरे हुए और अक्सर अन्यायपूर्ण कानूनों को एक समान, आधुनिक और न्याय संगत संहिता में बदलना था, एक कोड बनाना था। इसमें क्या खास बातें थीं? क्या सुधार प्रस्तावित थे? इसमें कई क्रांतिकारी चीजें थीं। जैसे इसने बेटियों को बेटों के बराबर विरासत का अधिकार दिया, जो कि दायभाग प्रणाली पर आधारित था, ना कि मिताक्षरा पर। ये बहुत बड़ा बदलाव था। हाँ, महिलाओं की संपत्ति पर जो उनका सीमित अधिकार होता था उसे पूर्ण अधिकार में बदला। बहुविवाह को खत्म किया। तलाक के लिए पहली बार महिलाओं को भी न्याय संगत आधार दिए गए। गोद लेने में पति पत्नी दोनों की सहमति जरूरी की। ये सब उस समय के हिसाब से तो वाकई क्रांतिकारी सुधार थे। बिल्कुल। इनका उद्देश्य था महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक गरिमा देना, जो अंबेडकर के अनुसार उनकी सच्ची आजादी के लिए बेहद जरूरी था। लेकिन इसका जबरदस्त विरोध हुआ था, है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। रूढ़िवादी जो ताकतें थीं, संसद के अंदर भी और बाहर भी, वो इसके बिल्कुल खिलाफ लामबंद हो गई। और फिर क्या हुआ? प्रधानमंत्री नेहरू तो समर्थन में थे। हाँ, नेहरू का समर्थन था, लेकिन विरोध इतना ज्यादा था कि 1951 में बिल पास नहीं हो सका और इसे वापस लेना पड़ा। और अंबेडकर इससे इतने निराश हुए कि उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। जी हाँ, 27 सितंबर 1951 को उनका इस्तीफा महिला अधिकारों और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। हालांकि बाद में बिल के कई प्रावधान अलग अलग कानूनों के रूप में लागू हुए। हाँ, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 वगैरह। लेकिन वो टुकड़ों में हुआ और अंबेडकर को उसका पूरा श्रेय शायद कभी नहीं मिला। ये दिखाता है कि सामाजिक सुधार कितने मुश्किल होते हैं, खासकर जब वो गहरी जड़ों वाली मान्यताओं पर चोट करते हों। और यही हमें आज की स्थिति पर लाता है।
संविधान बने 70 साल से ज्यादा हो गए, कई कानून बदल गए, लेकिन जैसा कि स्रोत बताते हैं, महिलाओं के खिलाफ हिंसा और भेदभाव आज भी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। हाँ, ये दुखद सच्चाई है। दहेज हत्या, कन्या भ्रूण हत्या, बलात्कार, यौन उत्पीड़न, ये खबरें तो रोज की बात हो गई हैं। एनसीआरबी के 2022 के आंकड़े बताते हैं कि 6,500 से ज्यादा महिलाओं की मौत दहेज संबंधी कारणों से हुई। और ग्रामीण इलाकों में तो स्थिति और भी खराब बताई जाती है। महिलाओं पर काम का बोझ बहुत ज्यादा है और उन्हें आज भी पराया धन समझा जाता है। तो अंबेडकर का विश्लेषण यहाँ भी प्रासंगिक लगता है। उनका मानना था कि सिर्फ कानूनों की कमी या उनके लागू न होने में नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उस गहरी पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था में है जिसे धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं का सहारा मिला हुआ है। एकदम सही। अंबेडकर का मानना था कि लोग अक्सर वही करते हैं जिसे वे धर्म या परंपरा मानते हैं, भले ही वो कितना भी अन्यायपूर्ण क्यों ना हो। समस्या जड़ों में है। तो फिर हल क्या था अंबेडकर के अनुसार? सिर्फ कानून बदलना तो काफी नहीं लगता। उनका समाधान बहुआयामी था। पहला, हाँ, कानूनों को सख्ती से लागू करना, लेकिन दूसरा और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण, उन धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं की तर्क और नैतिकता के आधार पर आलोचनात्मक जांच करना। आलोचनात्मक जांच। हाँ, और उन्होंने तो यहां तक कहा था कि उन वेदों और शास्त्रों पर डायनामाइट लगाने की जरूरत है जो तर्क और नैतिकता को जगह नहीं देते। डायनामाइट लगाना, ये बहुत शक्तिशाली शब्द है। इसका मतलब क्या था उनके लिए? भावनाओं को भड़काना तो नहीं? नहीं, भड़काना नहीं। इसका मतलब था उन अतार्किक और दमनकारी आदेशों से बौद्धिक और मानसिक रूप से मुक्त होना, पुरानी अन्यायपूर्ण परंपराओं को, मान्यताओं को चुनौती देना और एक नई सामाजिक व्यवस्था बनाना जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित हो, यानी लोकतंत्र के मूल्यों पर। अच्छा, मतलब विचारों का डायनामाइट। हाँ, विचारों का। उन्होंने बुद्ध और गुरु नानक जैसे सुधारकों का रास्ता अपनाने की बात कही, जिन्होंने शास्त्रों के अंधे अधिकार को खारिज किया और समानता पर जोर दिया। गुरु नानक ने कहा था, सो क्यों मंदा आखिए जित जमहे राजान, हम उस स्त्री को बुरा क्यों कहें जो राजाओं को जन्म देती है। इसीलिए उन्होंने 1927 में सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति जलाई थी, अन्याय और असमानता के प्रतीक के तौर पर। जी हाँ, वो एक प्रतीकात्मक कदम था, ये दिखाने के लिए कि एक नए न्यायपूर्ण समाज के लिए पुराने दमनकारी विचारों को छोड़ना ही होगा। ये बहुत हिम्मत का काम था उस समय। बिल्कुल। उनके लिए धर्म का आधार तर्क और नैतिकता होना चाहिए था, न कि जन्म या लिंग पर आधारित भेदभाव। तो अगर हम आज की बातचीत को समेटें, तो डॉक्टर अंबेडकर ने न केवल महिलाओं के ऐतिहासिक दमन का गहराई से विश्लेषण किया, बल्कि उनकी मुक्ति के लिए व्यवहारिक, संवैधानिक और वैचारिक हर स्तर पर संघर्ष किया। हाँ, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। हिंदू कोड बिल इसी संघर्ष का एक बहुत अहम हिस्सा था, भले ही वो उनके जीवन काल में उस रूप में सफल ना हुआ हो। उनका संदेश आज भी उतना ही, बल्कि शायद और भी ज्यादा प्रासंगिक है। जब तक देश की आधी आबादी को समानता और गरिमा नहीं मिलती, तब तक देश वास्तव में प्रगति नहीं कर सकता। एक राष्ट्र एक जन का सपना तभी पूरा होगा जब महिलाएं हर मायने में पुरुषों के बराबर होंगी। और अब अंत में एक विचार जिस पर हम सब सोच सकते हैं। अंबेडकर का मानना था कि सच्चे सुधार के लिए उन मान्यताओं और ग्रंथों के अधिकार को चुनौती देनी होगी जो असमानता सिखाते हैं। जी, आज भी महिलाओं के सामने जो चुनौतियां हैं, उन्हें देखते हुए उन गहरी जड़ें जमा चुकी सामाजिक सोच और परंपराओं पर, जैसा अंबेडकर ने कहा, डायनामाइट लगाने का क्या मतलब हो सकता है। उन चीजों पर जो समानता के रास्ते में खड़ी हैं, भले ही उन्हें धर्म या परंपरा का सहारा क्यों न मिला हो। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। अंबेडकर ने अपना काम किया, उन्होंने रास्ता दिखाया, संघर्ष किया, नींव रखी। अब यह हम पर, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों पर निर्भर करता है कि हम उनके काम को कैसे आगे बढ़ाते हैं और एक सचमुच बराबरी वाले समाज का निर्माण करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। विशेष जानकारी के लिए इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब से जुड़े रहें। देखते रहे कर्नल पृथ्वी राजकुमार साहब की रचना आपको कैसी लगी, आप कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।